द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर चर्चा कर रहे हैं जो मैट्रिक्स द रीराइटिंग ऑफ भारत से निकल कर आया है। ये विचार है कि कैसे औपनिवेशिक दौर की कुछ खास नीतियों ने, जैसे अनुवाद का तरीका, शिक्षा व्यवस्था, सत्ता के ढांचे, इन्होंने भारत की सोच, उसकी पहचान को गहराई से बदल दिया। और ये सिलसिला देखिए आज़ादी के बाद भी चलता रहा। स्रोत सामग्री इसे एक मैट्रिक्स कहती हैं, एक तरह का अदृश्य ढांचा जिसने हमारी समझ को प्रभावित किया। बिल्कुल, और यहीं से हमारा आज का मुख्य सवाल उठता है, क्या ये मैट्रिक्स वाला नज़रिया वाकई भारत की आज की चुनौतियों और पहचान की उलझनों को समझने का एक सटीक और बुनियादी तरीका है, या फिर कहीं ये भारत के बेहद पेचीदा इतिहास और समाज को ज़रूरत से ज़्यादा सरल तो नहीं बना देता? मेरी तरफ से तर्क ये रहेगा कि हाँ, ये मैट्रिक्स का ढांचा बिल्कुल सटीक है। ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक और उसके बाद की व्यवस्थाओं ने हमारे सोचने समझने के तरीके, जिसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, उसमें एक गहरा बदलाव, यूं कहें कि एक तरह का व्यवधान पैदा किया। और मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मैं ये मानूंगा कि हाँ, औपनिवेशिक नीतियों का असर बहुत गहरा और अक्सर नुकसानदेह था, इससे इनकार नहीं। लेकिन ये मैट्रिक्स वाला विचार शायद इतिहास की जटिलता, आज़ादी के बाद भारतीयों की अपनी भूमिका, मतलब उनकी एजेंसी, और दूसरे सामाजिक आर्थिक मसलों को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। ठोस ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में। विलियम जोन्स जैसे लोगों ने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया, ये सच है। पर उन्होंने किया क्या? उन्होंने भारतीय ज्ञान को यूरोपीय खांचों में फिट कर दिया। इसे मिथक कह दिया, उसे कानून, बाकी को कविता। ऐसा करते हुए उन्होंने उन ग्रंथों का असली आध्यात्मिक और कर्मकांडीय मतलब कहीं पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ भाषा का अनुवाद नहीं था, मतलब ये एक पूरी सभ्यता को पश्चिमी नजरिए से दोबारा लिखने की कोशिश थी। मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अनुवाद ने यकीनन भारतीय ज्ञान को एक यूरोपीय फ्रेम में रखा, लेकिन क्या ये हमेशा जानबूझकर संदर्भ को मिटाने की ही कोशिश थी, या कहीं ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को समझने समझाने की मुश्किल का नतीजा भी था? आखिर जोन्स के काम ने ही पश्चिम को भारत की प्राचीनता का एहसास भी तो कराया। क्या हर अनुवाद को सीधे सीधे नियंत्रण का हथियार मान लेना आप सही होगा? पर यह कहानी सिर्फ अनुवाद पर नहीं रुकती। असल मोड़ आता है 1835 में मैकॉले के मशहूर मिनट ऑन एजुकेशन के साथ। इसने सीधे सीधे अंग्रेजी को ऊंची तालीम का माध्यम बना दिया और हमारी पारंपरिक पाठशालाओं और गुरुकुलों को किनारे लगा दिया। ये कोई हादसा नहीं था। विलियम एडम का सर्वे जो 1835-38 का है, वो बताता है कि उस वक्त बंगाल में हर 400 लोगों पर एक स्कूल था। ज्यादातर स्थानीय मदद से चलते थे। लेकिन जैसे ही सरकारी पैसा अंग्रेजी स्कूलों की तरफ मुड़ा, ये देसी संस्थाएं सूखने लगी। सोचिए 1850 आते आते बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में इन पारंपरिक स्कूलों में बच्चों की गिनती 10% से भी कम रह गई थी। ये व्यवस्थित तरीके से हमारी जड़ों को काटना नहीं तो और क्या था। जी, गुरुकुलों का खत्म होना और पारंपरिक ज्ञान का हाशिए पर जाना, ये सब हुआ, और मैकाले की नीति विनाशकारी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या शिक्षा में ये बदलाव सिर्फ ऊपर से थोपा गया था? क्या इसमें लोगों की अपनी ख्वाहिशें शामिल नहीं थीं? रोजगार की तलाश, आधुनिक दुनिया से जुड़ने की चाहत, क्या ये वजहें लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की तरफ नहीं खींच रही थी? इतिहास अक्सर थोड़ा ज्यादा पेचीदा होता है। आकांक्षाएं जरूर रही होंगी, लेकिन व्यवस्था का पूरा ढांचा तो औपनिवेशिक पकड़ मजबूत करने के लिए ही बनाया गया था। आप मैक्स मुलर की सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज को ही लीजिए। शुरुआती दौर में उन्होंने वेदों को कैसे पेश किया? प्रकृति की पूजा करने वाली एक पिछड़ी जनजाति के आदिम गीत। बाद में भले ही उनका रवैया बदला हो, पर जो नुकसान होना था वो हो चुका था। और ये जो शब्दों का खेल हुआ, धर्म को रिलीजन बना दिया, मोक्ष को सैल्वेशन, देव को गॉड, ये सिर्फ अनुवाद की मजबूरी नहीं थी। ये तो भारतीय अवधारणाओं के मायने बदलकर उन्हें ईसाई धर्मशास्त्र के खांचों में फिट करने की सोची समझी कोशिश थी। इससे पूरा आध्यात्मिक नजरिया ही बदल गया। हाँ, अनुवाद हमेशा अधूरे होते हैं और सत्ता का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, ये मैं मानता हूँ। धर्म या मोक्ष जैसे शब्दों का पूरी तरह सही अनुवाद शायद मुमकिन ही ना हो,
लेकिन क्या हर गलत या अधूरे अनुवाद को सोची समझी साजिश मान लेना इतिहास को थोड़ा एक तरफा देखना नहीं है? क्या मिशनरी प्रेस के अनुवाद, जिनका मकसद धर्म प्रचार था, और विलियम जोन्स जैसे विद्वानों के काम, जिनका मकसद शायद अलग था, उन्हें एक ही तराजू पर तौलना ठीक है? हमें नियत और नतीजा दोनों को देखना होगा। लेकिन नतीजे तो हमारे सामने हैं। आज़ादी के बाद भी ये मैट्रिक्स चलता रहा। 1947 में हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, पर जो शासन का सॉफ्टवेयर था, वही सिविल सर्विस के नियम, वही यूनिवर्सिटी के कोर्स, वही 1870 का सेडिशन कानून, वो सब बना रहा। सत्ता की भाषा अंग्रेजी ही रही। गांधी जी ने जिस वर्ग की बात की थी, जो सोचता तो अंग्रेजी में था पर भारत के लिए नहीं सोच सकता था, वो और फलता फूलता गया। हमारी अपनी इतिहास की किताबों ने स्वदेशी विज्ञान दर्शन को कमतर दिखाया। धीरे धीरे एक तरह का अपराध बोध एल्गोरिथम, या कहें कि अंदरूनी गुलामी, मतलब इंटरनलाइज्ड कॉलोनाइजेशन, वो घर कर गई, जहां बहुसंख्यक समाज अपनी ही परंपराओं पर शक करने लगा, उन्हें बाहरी आलोचकों की नज़र से देखने लगा। मैं मानता हूं कि औपनिवेशिक ढांचे विरासत में मिले और उनका असर भी रहा, लेकिन यह कहना कि आज़ादी के बाद कुछ बदला ही नहीं, ये भी शायद पूरी तस्वीर नहीं है। भारत ने लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, विकास के अपने रास्ते बनाने की कोशिश तो की, भले ही शुरुआती मॉडल पश्चिमी थे। आप भूमि सुधारों को देखिए, वो ठीक से लागू नहीं हुए, या प्रतिनिधित्व की राजनीति के मुद्दे देखिए। क्या ये सब सिर्फ मैट्रिक्स की देन थे, या ये आज़ाद भारत के अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक फैसले और उनकी चुनौतियां भी थीं? जो विरासत में मिली ऊंच नीच, जो इनहेरिटेड हायरार्कीज की बात है, वो सिर्फ औपनिवेशिक नहीं थी। भारत के अपने सदियों पुराने सामाजिक मसले, जैसे जाति व्यवस्था, वो भी तो थे। क्या ये मैट्रिक्स वाला नजरिया आज़ादी के बाद के नेताओं, बुद्धिजीवियों और आम लोगों की अपनी कोशिशों और संघर्षों को कम करके नहीं आंकता? आपकी बात में वजन है, लेकिन क्या ये कोशिशें, ये एजेंसी असल में उसी मैट्रिक्स के दायरे में ही सीमित नहीं थी? शिक्षा व्यवस्था को ही फिर से देखें। मकौले का इरादा साफ था। यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी की एक शेल्फ ही पूरे भारत और अरब के साहित्य के बराबर है। गुरुकुलों को खत्म करने का तरीका भी सोचा समझा था। उनकी फंडिंग काटी गई। मान्यता सिर्फ अंग्रेजी सर्टिफिकेट वालों को मिली। आज़ादी के बाद भी क्या हुआ? विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभागों को क्लासिक्स, यानी पुरानी मृत भाषा जैसा बना दिया गया। एक जीती जागती परंपरा की तरह नहीं। रामायण महाभारत को सिर्फ साहित्य मान लिया गया, इतिहास या नीतिशास्त्र का स्रोत नहीं। ये तो उसी औपनिवेशिक सोच का जारी रहना ही था, जिसने हमारे ज्ञान को टुकड़ों में बांट दिया था। ये एक मजबूत तर्क है, लेकिन इस पर भी तो गौर कीजिए कि आज़ादी के बाद शायद कोर्स न बदलना या अंग्रेजी को बनाए रखना सिर्फ कोड का चलना नहीं था। हो सकता है ये उस वक्त की राष्ट्रीय ज़रूरतों, संसाधनों की भयानक कमी और एक बिखरे हुए देश को जोड़ने की मजबूरी के बीच लिए गए मुश्किल फैसले हों। आप देखिए, त्रावणकोर या बड़ौदा जैसी रियासतें जहां थोड़ी स्वायत्ता ज्यादा थी, वहां गुरुकुल कुछ हद तक बचे रहे। इससे पता चलता है कि नतीजे हर जगह एक जैसे नहीं थे। स्थानीय हालात भी मायने रखते थे, और शिक्षा में बदलाव के पीछे आधुनिक दुनिया से जुड़ने की एक सच्ची इच्छा भी तो हो सकती है। सिर्फ औपनिवेशिक दबाव ही क्यों? इच्छा हो सकती है, पर उस इच्छा को दिशा किसने दी? और यहाँ मैं अनुवाद के मकसद और असर पर वापस आना चाहूंगी। विलियम जोन्स या मैक्स मुलर के काम को सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा की तरह देखना मेरे हिसाब से नाकाफी है। ये एक बहुत ताकतवर औजार था, भारतीय सभ्यता को यूरोपीय समझ के दायरे में फिट करने का। और इस प्रक्रिया में, जैसा मैंने पहले कहा, उसका अपना मूल आध्यात्मिक और रस्मों रिवाज वाला संदर्भ खो गया। धर्म का रिलीजन बनना या मोक्ष का सैल्वेशन बनना, ये सिर्फ अनुवाद की सीमाएं नहीं थीं। ये जानबूझकर अर्थ को सिकोड़ना और बदलना था, ताकि वो पश्चिमी विचारों से मेल खा सके। ये एक तरह की बौद्धिक कब्जा करने की कोशिश थी। मैं फिर दोहराऊंगा, अनुवाद में शक्ति संतुलन का बड़ा हाथ होता है, और वो अक्सर अधूरे होते हैं। लेकिन क्या हर विद्वान का मकसद सिर्फ कब्जा करना ही था? क्या ये मुमकिन नहीं कि उनमें से कुछ वाकई ईमानदारी से दो अलग दुनियाओं के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही उनकी अपनी समझ सीमित थी और उनके अपने पूर्वाग्रह थे? और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं अनुवादों ने पश्चिम में भारतीय दर्शन और साहित्य के लिए एक खिड़की भी खोली।
क्या हम सारी पेचीदगियों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक नियंत्रण के सिद्धांत पर टिके रह सकते हैं? मुझे यहाँ आपसे असहमति है, क्योंकि नतीजे तो हमें दिख रहे हैं। आज़ादी के बाद भी, जैसा मैंने कहा, शासन का सॉफ्टवेयर यानी सिविल सेवा, कानून, शिक्षा व्यवस्था, वो सब वैसे ही चलते रहे। इन सब ने मिलकर उस मैट्रिक्स को और गहरा ही किया। सरकारी शिक्षा और मीडिया ने अक्सर हमारी अपनी उपलब्धियों को कम करके दिखाया। राष्ट्रीय पहचान को एक ऐतिहासिक निरंतरता के तौर पर देखने के बजाय उसे अलग-अलग प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच की खींचतान की तरह पेश किया गया। इससे समाज में एक तरह का पदानुक्रम बन गया, जहां कुछ आवाजों को हमेशा पीड़ित के तौर पर देखा गया और दूसरों को इतिहास के किसी अपराध बोध का वारिस मान लिया गया। मानता हूं कि विरासत में मिली व्यवस्थाएं बनी रहीं, लेकिन क्या आज़ादी के बाद का भारत सिर्फ उन व्यवस्थाओं का एक निष्क्रिय शिकार ही था? क्या हमने अपनी किस्मत खुद बनाने की कोशिश नहीं की? हमने लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म जैसे विचार अपनाए, उन्हें अपने हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश की, भले ही इसमें बहुत चुनौतियां थी। और जो विरासत में मिली ऊंच नीच थी, वो सिर्फ अंग्रेजों की देन तो नहीं थी। जाति व्यवस्था और दूसरी सामाजिक बुराइयां तो हमारे समाज में बहुत पहले से थीं। मुझे लगता है कि ये मैट्रिक्स का ढांचा आज़ादी के बाद के भारतीय समाज की अपनी अंदरूनी जटिलताओं और लोगों के असली राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देता है। ये उन भारतीयों की अपनी एजेंसी, अपनी पहल को नकारता है जिन्होंने अपने भविष्य को शक्ल देने की कोशिश की। लेकिन इसी मैट्रिक्स के अंदर से ही तो प्रतिरोध भी पनपा है। स्रोत सामग्री जिसे रेड पिल कहती है, यानी वो जागरूकता, वो एहसास कि कुछ गड़बड़ है, वो एक ज़रूरी कदम है। हम इसे देख सकते हैं उन कोशिशों में जो हमारे इतिहास और पाठ्यक्रम को दोबारा लिखने के लिए हो रहे हैं। हम इसे देख सकते हैं शास्त्रीय भाषाओं को बचाने के आंदोलनों में, या फिर जैसा स्रोत सामग्री में जिक्र है, स्वामी रामदेव का उत्तराखंड बाढ़ 2013 के दौरान राहत का काम। ये नागरिक समाज की पहल थी। ये आत्मनिर्भरता और सेवा के काम हैं जो उस मैट्रिक्स के निर्भरता वाले कोड को तोड़ते हैं। और स्रोत सामग्री जिन्हें प्रश्नकर्ता कहती है, वो लोग जो अब अपनी तारीख, अपनी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं, उनका सामने आना तो एक स्वाभाविक और अच्छी बात है। ये उस मैट्रिक्स को तोड़ने की ही तो कोशिश है। जागरूकता और सवाल पूछना यकीनन बहुत जरूरी है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं मैट्रिक्स और एजेंट स्मिथ यानी विभाजन फैलाने वाले तत्व जैसा स्रोत सामग्री में शायद कहा गया है, जैसे विचारों के संभावित खतरों से भी आगाह करना चाहूंगा। स्रोत सामग्री खुद मणिपुर संघर्ष का उदाहरण देती है। वहां मामला सिर्फ किसी औपनिवेशिक कोड का नहीं था, बल्कि जमीन, पहचान, सीमा पार से ड्रग्स का कारोबार जैसे कई पेचीदा मसले उलझे हुए थे। ये दिखाता है कि कैसे विभाजनकारी ताकतें, चाहे वो ड्रग माफिया हों या झूठी खबरें फैलाने वाले नेटवर्क, वो पहले से मौजूद तनाव का फायदा उठाती हैं। तो सवाल ये है कि कहीं मैट्रिक्स से लड़ने के नाम पर इतिहास की ऐसी व्याख्याएं न सामने आ जाएं जो खुद ही बहुत ज्यादा सरलीकृत हों या ध्रुवीकरण करने वाली हों। स्रोत सामग्री खुद मानती है कि जो लोग रेड पिल की बात करते हैं, उन्हें अक्सर विभाजनकारी या कट्टरपंथी कह दिया जाता है। तो क्या स्रोत सामग्री में सुझाया गया फायरवॉल बनाने का तरीका, यानी जानकारी को परखना, धीरे धीरे पढ़ना, स्थानीय स्तर पर भरोसा कायम करना, ज्यादा व्यावहारिक और कम खतरनाक रास्ता नहीं है, बजाय एक ऐसे बड़े मैट्रिक्स सिद्धांत के जो अनजाने में और ज्यादा बंटवारा पैदा कर दे? मुझे लगता है ये बंटवारे का डर अक्सर सच बोलने के रास्ते में रुकावट बन जाता है। रेड पिल का मतलब गुस्सा या बंटवारा नहीं है, उसका मतलब है आंखें खोलना, ये मानना कि हमें जो कहानी सुनाई गई है वो शायद पूरी नहीं है या उसे तोड़ा मरोड़ा गया है। स्रोत सामग्री जिसे रीबूट कहती है, यानी आलोचनात्मक सोच, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव, सेवा भाव और स्वस्थ बातचीत के जरिए समाज को फिर से खड़ा करना, ये बंटवारे के बारे में नहीं है। ये तो एक सेहतमंद और ज्यादा आत्मजागरूक समाज बनाने की बात है। और मैट्रिक्स का ढांचा हमें ये समझने में मदद करता है कि ये रीबूट जरूरी क्यों है। आत्मजागरूकता जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन इतिहास को समझते वक्त संतुलन साधना भी उतना ही जरूरी है। मैट्रिक्स का ढांचा सुनने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन अपनी सरलता की वजह से ये हमें भारत के जटिल अतीत और आज की बहुस्तरीय हकीकतों से दूर भी ले जा सकता है। हमें औपनिवेशिक असर को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन साथ ही भारतीय समाज की अपनी अंदरूनी गतिशीलता, आज़ादी के बाद की चुनौतियों
और अलग-अलग समुदायों की अपनी भूमिका और संघर्षों को भी पहचानना होगा। आज की समस्याओं के हल अक्सर कई सतहों पर खोजने होते हैं, सिर्फ एक कोड को जिम्मेदार ठहरा देने से काम नहीं चलता। तो संक्षेप में कहूँ, मेरा मानना है कि मैट्रिक्स का ढांचा एक ताकतवर और ज़रूरी नज़रिया है। ये हमें समझने में मदद करता है कि कैसे औपनिवेशिक व्यवस्थाओं, शिक्षा और अनुवाद ने भारत की आत्मछवि और ज्ञान परंपराओं पर गहरा असर डाला, और ये असर आज़ादी के बाद भी अनदेखे तरीकों से जारी रहा। स्रोत सामग्री, जिसे रिबूट कहती है, आलोचनात्मक सोच, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव, सेवा और संवाद के जरिए वो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, औपनिवेशिक विरासत के गहरे असर को मानना बेहद जरूरी है, लेकिन मैट्रिक्स का ढांचा चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है। ये भारत के हजारों साल के पेचीदा इतिहास, अलग-अलग आक्रमणों के असर, हमारी अपनी सामाजिक संरचनाओं की जटिलता और आज़ादी के बाद भारतीयों द्वारा अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिशों को शायद कम करके आंकता है। इतिहास की आलोचनात्मक समझ जरूरी है, पर हमें ऐसे ढांचों से सावधान रहना चाहिए जो ध्रुवीकरण पैदा कर सकते हैं या आज की मुश्किल चुनौतियों के लिए आसान जवाब पेश करते हैं। संतुलन और एक बहुआयामी दृष्टिकोण ही आगे का रास्ता हो सकता है। जाहिर है, औपनिवेशिक असर कितना गहरा था, कितना लगातार रहा और उसे कैसे समझा जाए, इस पर हमारी राय अलग-अलग है। हाँ, ये असहमति बनी हुई है, लेकिन शायद हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अपने इतिहास का ईमानदारी से और आलोचनात्मक नजरिए से मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, और अपनी स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं के महत्व को फिर से समझने और सराहने की जरूरत है। बिल्कुल, अलग-अलग नज़रियों पर गौर करने से ही किसी भी विषय की समझ गहरी होती है। और हम अपने श्रोताओं को यही सलाह देंगे कि वे खुद स्रोत सामग्री, इतिहास और इन विभिन्न दृष्टिकोणों को खंगालें ताकि वे अपने नतीजे खुद निकाल सकें।